Hello student, welcome back to CUET by 24/7. This is Sanita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 15 यानी कि लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। राइट, तो बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे विधि, बहुत सारे विधान, जो सबको साथ जोड़कर रखे वो है संविधान। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान की, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे कि इसको कब इंप्लीमेंट किया था, कब लागू किया गया था। ये तो सभी जानते हैं ना, बचपन से ही हम लोग जो है सेलिब्रेट करते आए हैं। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में इसको बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि इससे पहले जो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था वो था जब 1929 में लाहौर सेशन में, लाहौर में एक सेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर में एक सेशन हुआ था, यानी कि जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, बैठकें होती थी, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंसी, राइट, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा था, यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा था इस सेशन के अंदर, पूर्ण स्वराज। राइट, और पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का मीनिंग क्या है कि हमें अपना कंप्लीट तरीके से हमें अपनी इंडिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है, और जब तक ये अंग्रेज यहाँ पर रहेंगे तब तक तो हमें पूर्ण स्वराज मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें इनको भगाना पड़ेगा, लेकिन हम पूर्ण स्वराज को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो है वो 26 जनवरी 1930 को पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो मैंने क्या कहा, 1929 में लाहौर सेशन में इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा गया था, और 26 जनवरी 1930 को हमने, यानी कि भारतीयों ने पहली बार अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। इसलिए 26 जनवरी को आज तक हम क्या करते हैं, एक रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों इतना लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट मैं बोल रही हूं? इट इज द लेंथी एंड द कॉम्प्लेक्स बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज साइज, लार्ज स्केल डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसलिए सबकी इच्छाओं को देखते हुए, सबके राइट्स को देखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इतना बड़ा बनाया गया है। Constitution was framed between the December 1946 से, फ्रेम बिटवीन द, तो दिसंबर 1946 से लेकर के दिसंबर 1949 तक के बीच में इसको फ्रेम किया गया था। यानी कि अगर इसका एक्चुअल टाइम अगर आपसे पूछे तो क्या करना है आपको, 2 years 11 month, 2 years 11 month और 18 days, इतना टाइम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में लगा था। लगभग अगर मैं बात करूं किसकी, लगभग अगर बात करूं तो 3 years इसमें लग गए थे, अराउंड की बात करूं तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कितने सेशंस हुए थे, कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे, तो इसमें कांग्रेस के जो है वो 11 सेशंस हुए थे। कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे? कांग्रेस सेशंस 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, 11 सेशन में 11 बैठकों में और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। आफ्टर दैट क्या होता है कि द ड्राफ्ट वर डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। यानी कि बार बार जैसे ये बैठकें होती थी तो बैठकों में एजेंडा होता था, मुद्दा रखा जाता था कि देखो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेम कर रहे हैं, ये पॉइंट मेंशन करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें एग्री करते थे, कुछ लोग उसमें डिसएग्री करते थे, तो वो अपनी ओपिनियन देते थे। इस तरीके से हर बार इसमें कुछ ना कुछ नया एड ऑन होता रहता था। इसलिए कुछ ना कुछ जो कमियां रह जाती थी उस कमियों को पूरा करके कुछ अच्छी बातें इसमें लाई जाती थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो आफ्टर दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बार इनके ऊपर जो चर्चाएं होती थी, फिर अच्छी बातों को, पॉइंट्स को उसमें मेंशन किया गया था। देयर वर द वेरियस कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज बनाई गई थी, सब कमिटीज बनाई गई थी, विच वर्क द, तो कम्युनिटीज और सब कमिटीज क्या होती हैं, जो कि
इसको फ्रेम करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे मान लीजिए कम्युनिटीज में जो मेन कमिटीज होती है कि वो एक तरीके से मेन रोल प्ले करती है, लेकिन जो बाकी सब कमिटीज बनाई गई थी उनका काम क्या होता था कि जो भी पॉइंट लीडर की तरफ से निकले हैं, ठीक है, उनको मेंशन करना, एक रफ उसका ड्राफ्ट तैयार करना, तो रफ ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसको फाइनलाइज किया जाता था। तो इस तरीके का काम जो है वो कमेटी और सब कमेटीज के अंदर बांटा जाता था। अब बात करते हैं इधर की, यहां से आइए देखिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। देखो दो यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि अडॉप्ट कब किया जाता है, कब किया गया था, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, यानी कि इसको इफेक्ट में कब लाया गया था। तो बात अगर पूछी जाती है, अगर क्वेश्चन आता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, पूरी अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लिया था, चेक कर लिया था, तब इसमें ओके की रिपोर्ट दे दी गई थी। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अभी इसको होल्ड पर रखा था कि हम इसको 26 जनवरी को ही इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इफेक्ट में लेकर आएंगे। इसलिए बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, राइट। और 2020 में इसको 70 साल हो जाते हैं, 70 ईयर्स हो जाते हैं। अब चल रहा है 2023। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि अब कितने साल हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के अडॉप्टेशन को, राइट। चलिए, इवेंट बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, इवेंट बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की पहले सिचुएशन क्या थी, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो पॉपुलर मूवमेंट, अगर बात करें हम पॉपुलर मूवमेंट की, किस पॉपुलर मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि हुआ था 1942 में, राइट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। एक तरफ तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल फॉर फ्री इंडिया एंड अपराइजिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे। और दूसरी तरफ हर जगह जब दंगे फसाद चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे, तो उसी तरफ एक इंसान ऐसा था जो अभी भी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बनाए रखे हुए था, और वो कौन थे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक रॉयल जो है आर्मी बनाई, कौन सी, रॉयल इंडियन नेवी। तो ये बॉम्बे में बनाई थी। ये लोगों की बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अब भी इसमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी और दोनों ही मिलकर इसमें काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल था। One similar feature of all these uprising was Hindu and Muslim unity। तो सभी का एक ही फीचर होता है कि किसी तरह से बस हमें हिंदू और मुस्लिम को जो ये डिवाइड वाली सिचुएशन हो रही है ना, तो उसको रोकना होता है। तो रोकने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने काफी ज्यादा इस पे वर्क भी किया, लेकिन कहीं से कुछ भी ऐसा उनको पॉजिटिव वो नहीं मिल रहा था, पॉजिटिव कहते हैं ना कि सॉलिड पॉइंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बरकरार रखें। लेकिन अभी भी ये इंसान ऐसे थे, ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे ये ऐसे थे जिनके अंडर में हिंदू मुस्लिम काम कर रहे थे यूनिटी के साथ में। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड द मुस्लिम failed to bring the religious harmony between the Hindu and Muslim। कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी दोनों ही फेल हो जाती हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को रिटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। विद द बिगिनिंग ऑफ द कलकत्ता किलिंग, और ये जो कलकत्ता में किलिंग होती है ये कब होती है, अगस्त 1946 में। और अगर बात आती है कब से कब तक, तो 6 से 9 अगस्त के बीच में ये कलकत्ता पर बड़े लेवल पर, कलकत्ता में बड़े लेवल पर किलिंग होती है। यानी कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारपीट रहे थे, चाकू छुरी गोपा गोपी ये चल रहे थे, राइट। तो 26 ये जो है अगस्त 1946 को 6 से लेकर 9 अगस्त के बीच में कलकत्ता में किलिंग चलती है। वायलेंस कंटिन्यूड अक्रॉस, राइट। तो पूरी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कलकत्ता में चल रही थी, तो इंडिया के लगभग हर एरिया में, हर जगह, हर डायरेक्शन में ये दंगे फसाद चल रहे थे। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मारपीट रहे थे, ब्लडशेड हो रहा था काफी ज्यादा। नदर्न ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, पूरा साल ये चलता रहा। पार्टीशन पुट द न्यूमेरियस, जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था
क्या अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, तो उसमें क्या बताया था कि पार्टीशन, हालांकि ये जो चैप्टर 14 है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सीयूटी के एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको चैप्टर को समझना है, अगर आपका डिलीटेड पोर्शन भी आपको कवर करना है, तो आप हमारे साथ हमारे समर्थ 2.0 में एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है वो क्लासेस दी जाएंगी, तो फटाफट से जाइए और समर्थ 2.0 में एनरोल करके अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए, जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, चलिए। तो नदर्न पार्टीशन ऑफ द न्यूमेरियस मुस्लिम इन इंडिया एंड हिंदू एंड सिख पाकिस्तान डिफिकल्टी सिचुएशन दे वर लेफ्ट। अब देखो, जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जब दोनों देश अलग अलग हो गए थे, तो उस सिचुएशन में लोगों को बोला गया, एक रात का टाइम दिया गया था, और इस एक रात में एक बाउंड्री के या तो तुम इस तरफ चले जाओ या तुम इस तरफ चले जाओ। एक तरफ इंडिया था तो दूसरी तरफ कौन सा था? दूसरी तरफ पाकिस्तान था। अब लोगों को यह नहीं पता था कि ये बाउंड्री बना तो दी गई है, लेकिन किस तरफ इंडिया है किस तरफ पाकिस्तान है, ये नहीं पता था। तो कुछ इंडिया से लोग, जैसे हिंदू थे, जैसे सिख थे, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए क्योंकि पता नहीं था, और कुछ पाकिस्तानी हमारे इंडिया की तरफ आ गए, हिंदुस्तान की तरफ आ गए। तो जो वहां पर जो पाकिस्तान में जो गलती से चले गए थे, कौन? ये जो सिख थे या फिर हिंदू थे, तो उनके पास वहां पर, क्योंकि देखो दंगे फसाद बहुत बड़े लेवल पर चल रहे थे, है ना, कोई भी मुस्लिम्स को अगर हिंदू दिख जाता था तो उनको मार डालता था। ऐसे कोई भी किसी भी हिंदू को अगर मुस्लिम दिख जाता तो वो उसको मार देता था। तो अगर हिंदू और सिख जो है पाकिस्तान में रह गए, तो उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो भगवान करे उनकी मौत हो जाए, या तो वो अपने आप को सुसाइड कर लें, या फिर वो माइग्रेट हो जाए। ये दो ही तो सिचुएशन थी ना, या वो वहां से भाग जाएं, अपनी जान भी तो बचानी थी ना, तो या तो वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे, या फिर भगवान करे कि वो जो है उनको मौत दे दे, या फिर वो सुसाइड कर ले। तो दो ही रास्ते थे इनके पास, राइट। इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने में या फ्रेम करने में देखो एक असेंबली कंडक्ट की गई। अब किसी भी चीज को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो भी बड़े लेवल पर, वो भी सोसाइटी के लिए, और ये तो पूरे देश के लिए हो रही थी, तो इसके लिए एक कमेटी का गठन होना था, एक ग्रुप बनना था, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में काम करेगी। तो इस सिचुएशन में क्या किया गया, एक असेंबली बनाई गई। असेंबली का मतलब ग्रुप होता है। तो द मेंबर ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय द, इसमें जो लोग होंगे वो कहां से चुने गए थे? वो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के यहां से चुने गए, साथ साथ में प्रिंसली स्टेट वगैरह से भी चुने गए। लेकिन याद रखना, इसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज के आधार पर वोटिंग नहीं करवाई गई थी, क्योंकि तभी तक किसी को ये राइट नहीं था। राइट तो तब बाद में आएंगे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लिया जाएगा, लोगों को राइट दिया जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू लोगों से वोट कराए जाएंगे, तो ये सारी चीजें बाद में मेंशन की जाएगी। लेकिन अभी इसमें से जो मेंबर इलेक्टेड होंगे वो कैसे होंगे? वो प्रोविजनल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। द इलेक्शन वाज, तो सबसे पहले इसके लिए इलेक्शन होते हैं 1946 में। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस ऑफ द, प्रोविंसेस क्या होता है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे प्रोविंसेस का मतलब होता है, यूपी बहुत बड़ा है ना, जैसे यूपी मान लो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो यूपी में बहुत सारे ना प्रोविंसेस बना दी जाएंगे, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी। ठीक है, अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एरिया से एक कैंडिडेट होगा, है ना, यही तो आज भी तो यही है और पहले भी यही होता था। तो हर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है वो चुना जाएगा। इस तरीके से एक असेंबली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि टोटल, इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। ठीक है, टोटल मेंबर कितने थे, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो टोटल मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने थे वो आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, कितने थे वो बताना है। तो उसके बाद इसमें पहली बार इलेक्शन कब हुए कॉन्स्टिट्यूएंट इसके इलेक्शन के लिए, असेंबली के लिए इलेक्शन के लिए कब हुए थे? 1946 में। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो प्रोविंसेस होगी ना, देखो एक तो वो थी देसी रियासतें जिनको बोला जाता है आपका प्रिंसली स्टेट, और एक होंगे ब्रिटिश इंडिया, यानी कि प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया के कुछ राज्य ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, एक वो होंगे। तो प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द असेंबली आल्सो हैड टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ प्रिंसली स्टेट से भी, ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी, और बाकी एरिया से भी, कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया से भी क्या किया जाएगा,
मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा और इस तरीके से पूरी की पूरी एक टीम तैयार हो जाएगी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ना किसी भी काम को जब किया जाता है तो उसका विजन सेट किया जाता है। विजन क्या होता है बच्चे? विजन होता है टारगेट, मतलब उद्देश्य, एम जो होता है वो सेट किया जाता है। अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पढ़ाई का उद्देश्य क्या है कि आप पढ़ लिख करके बहुत अच्छे बहुत बड़े आदमी बन जाओ, है ना, और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका एक स्टेटस हो, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते हैं, आपका भी जो है एक अच्छी इमेज होनी चाहिए। तो हर चीज को, और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा जो भी कुछ है, सबका अपना अपना एम होता है। तो ऐसे ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का क्या विजन था, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था कि हमें किस तरह से अपने देश के लोगों के बारे में सोचना है और सोचकर उनके लिए क्या अच्छी अच्छी चीजें लेकर आनी है। तो ये विजन होगा, यानी कि एक आइडल हमें भारत बनाना है, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड द डील्स। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है उद्देश्य प्रस्ताविका, राइट। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है उद्देश्य प्रस्ताविका, राइट, प्रस्ताविका। तो उद्देश्य प्रस्ताविका होता है। इस उद्देश्य प्रस्ताविका में क्या क्या बातें लिखी गई थी, यहां पर देखना। तो हमें भारत को एक ऐसा देश बनाना है जो कि आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं बना होगा जो अपने सिटीजन के लिए इस तरह से सोचकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो। तो द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर, तो फर्स्ट है इट प्रोक्लेम्ड इंडिया। ये घोषणा, प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोषणा, ठीक है। ये घोषणा करता है, उद्देश्य प्रस्ताविका ये घोषणा करती है कि इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड द रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। तो इंडिया क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी, आत्मनिर्भर होगी, राइट, और क्या करेगी? सोवरेन होगी एंड द रिपब्लिक कंट्री होगी, गणतंत्र होगी। और साथ साथ में हम सेक्युलरिज्म में भी बात करेंगे। तो इंडिया में ये सारी चीजें बनाई जाएगी जिसके बेस पर इंडिया जो है वो सबका एक आइडल कंट्री बन जाएगा। सो इट गारंटीड इंडिया, ये उद्देश्य प्रस्ताविका ये गारंटी देती है कि इंडिया सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो इंडिया के सिटीजन्स को जस्टिस, न्याय, समानता और जो आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, वो सभी को दी जाएगी। इट एंश्योर्ड दैट द एडिक्वेट द सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी। साथ साथ में ये ना सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में सोचेगी बल्कि ये माइनॉरिटीज के बारे में सोचेगी, क्योंकि माइनॉरिटीज को ना कहीं ये इन्फीरियरिटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है कि अगर सरकार बन जाती है, ठीक है, मेजॉरिटी की बनती है क्योंकि जिसमें जो वोट ज्यादा होगी तो सरकार उसी की बनेगी। तो कहीं ना कहीं उनको असाइड ना कर दिया जाए, उनको नेग्लेक्ट ना कर दिया जाए, या उनको पूछा नहीं जाए, या उनको आगे नहीं लेकर आना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमेशा उनको ये डर लगा रहता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए भी काफी कुछ पॉइंट्स रखे थे सेफगार्डिंग के लिए। सो बैकवर्ड क्लास के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, डिप्रेस्ड पीपल के लिए, ठीक है, जो ST SC जो क्लासेस होती हैं उनके लिए, एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस, सभी के लिए इस उद्देश्य प्रस्ताविका में ये चीज मेंशन की गई थी कि हम सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आएंगे। और उद्देश्य प्रस्ताविका को के जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, द विल ऑफ द पीपल। विल क्या होता है बच्चे? विल होता है इच्छा। विल क्या होता है? इच्छा होती है, ठीक है। विल क्या होता है? इच्छा होती है। विल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की इच्छाओं पर कैसे काम किया जाए। सोमनाथ लाहिरी अ कम्युनिस्ट। ये कौन थे? ये सोमनाथ लाहिरी थे। ये कौन थे? एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, एक कम्युनिस्ट लीडर थे। व्यूड दैट द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। देखो, जब हमारा इंडिया फ्री हुआ ना तो बहुत मुश्किल से हुआ था। आपको भी पता है कि कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ा अपनी फ्रीडम को अचीव करने में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही थी। साथ में तो मुस्लिम लीग तो थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था 1940 में, वो उन्होंने पाकिस्तान की अलग डिमांड को रख करके और अपना एक सेपरेट होने का बिल्कुल मन बना लिया था, इरादा कर लिया था, बिल्कुल डिटरमाइंड हो गई थी कि हम अपना सेपरेट नेशन बनाएंगे। और क्या होता है 14 अगस्त 1947 को ये अलग कंट्री बन जाती है पाकिस्तान, राइट। तो उसके जो है कांग्रेस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही थी। तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को बढ़कर, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमेशा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही लोगों की बहुत ज्यादा फेवरेट रही है, क्योंकि लोगों की इच्छाओं को जान करके, लोगों की बातों को जान करके, लोगों की डिमांड को जान करके और वैसे ही काम किया करती थी। तो धीरे धीरे लोगों की पॉपुलर बनती चली गई और लोगों की फेवरेट पार्टी थी कौन सी? कांग्रेस पार्टी।
तो ये जो सोमनाथ लहरी थे, ये मैंने सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि इनकी जो ओपिनियन होगी कांग्रेस पार्टी के लिए वो क्या होगी, यहां पर देखते हैं। सोमनाथ लहरी कम्युनिस्ट मेंबर थे। इनकी सोच क्या थी कि व्यूड दैट द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इंपेरिज्म। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जितने भी मेंबर इलेक्ट किए गए थे उससे की पूरी एक असेंबली बन गई थी। तो ये जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए हैं तो वो सारे के सारे एक तरीके से वो ब्रिटिशर्स की पपेट है, ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस होकर के, और उन्होंने इस तरह की कमेटी बनाई है ताकि वो ब्रिटिशर्स के कहने पर ही वैसे ही काम करे जैसे वो उनको सजेस्ट करेंगे। जैसे कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, ठीक है, लेकिन जाते जाते वो फिर से बम छोड़ गए थे किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। यानी कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पहले से लगा करके और आखिरी तक, एंड तक उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ही खेला था, राइट। तो ये जाते जाते फिर से ये कोई गेम खेल गए हैं इस तरीके से अपने ही लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये इनकी सोच थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर बने हैं तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस है, जैसे ब्रिटिशर्स इनको गाइड करेंगे ये वैसे ही काम करेगी। इनका कोई अपना जो है, अभी भी हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं वो फिर से अपनी यहाँ पर चालबाजी चालाकी फिर से दिखाएंगे। ही आर द मेंबर ऑफ द फुल्ली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंपेरियल रूल। वो कहते थे कि अभी हम पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए, कहीं ना कहीं हम आज भी कनेक्टेड हैं ब्रिटिशर्स से। लाहिरी वांटेड टू रियलाइज दैट द मेंबर ऑफ द असेंबली वाज ब्रिटिश मेड वाज। तो लाहिरी की ये सोच थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना वो ब्रिटिशर्स बनाकर गए हैं, एंड वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश प्लान्स एंड देयर विश। और वो वैसे ही उनके इच्छा के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, वो अपने आप से कोई काम नहीं करेंगे। तो लोगों को कहा करते थे कि तुम लोग इन पर विश्वास मत करो, खास करके जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी ना उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। अंतरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब बनी थी? 1946 में, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये एक टेम्पररी ही बनाई गई थी, क्योंकि टेम्पररी मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ठीक है, और नए इलेक्शन होने से पहले का जो बीच का टाइम पीरियड है, अब वो कोई ना कोई तो वहां पर रिक्रूट होना था ना जो कि देश को चला सके, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी पावर हैंडओवर करके चले गए थे। और फिर उसमें टेम्पररी बेस पर इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वो सारी चीजें देखी जाती है, मतलब इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किसके? अंतरिम गवर्नमेंट के। लाहिरी वांटेड टू रिमेंबर, ठीक है, तो लाहिरी की ये सोच थी कि ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है इसमें जो है वो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, और इसमें वही लोग आए हैं और वैसे ही वो काम करेंगे जैसे ब्रिटिशर्स की इच्छा होगी, राइट। लेकिन फिर काफी बाद जो है इनको समझ में आएगा, जब वो खुद चीजों को देख करके, इन जो इनके असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो खुद वहां जा करके, क्योंकि उनकी भी तो पार्टिसिपेशन होगी ना, तो जब वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं, सारे काम करते हैं, तब इनके बाद में जो है वो समझ जो है वो सही होती है कि हाँ ठीक है कि ये जितने भी लोग हैं ये हमारे फ्री इंडिया के लोग हैं और ये हमारे इंडिया के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिर बाद में इनकी सोच जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडल टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो आइडियल्स of the Constitution Assembly में the Constituent Assembly was being considered a source of the expressing the aspirations of these who had participated in the freedom struggle. देखो, कंसिडर अ सोर्स ऑफ द एक्सप्रेसिंग एंड द एस्पिरेंट हो दोज। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जैसे अब ये मान लो कि ये इतना बड़ा यूपी है, यूपी में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो ये अपने एरिया की सारी प्रॉब्लम्स को सुनकर तभी तो वो गवर्नमेंट तक आगे पहुंचाएगा ना। यही तो होता है रिप्रेजेंटेटिव का काम, कि वो अपने जो भी उनका एरिया होता है वहां से वो इलेक्शन में विन हुए हैं, ठीक है। अब वो लोगों की जो भी डिमांड होती है, जो भी उनकी जरूरतें होती हैं, या जो भी वो सरकार से पाना चाहते हैं, वो अपने उस हेड के सामने रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बातें, अपने एरियाज की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। तो ये जो थे सभी को ये जो है एक्सप्रेस करने का या सभी लोगों को अपने व्यूज को बताने का उनको राइट दिया गया। अब वो राइट की बात आगे आएगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बीइंग कंसिडर अ सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग। सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है कि जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर बने हैं उनको
अपनी ओपिनियन, अपनी सोच, अब वो क्या सोचते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके लिए उनको बाउंड नहीं किया था, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। हर कोई अपनी ओपिनियन दे सकता था, तो इसमें किसी को कोई मनाही नहीं थी, राइट। सिंस द 19th सेंचुरी तक की बात हो रही है, द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस हैड बिकम द क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन इंडिया। स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमें फ्रीडम मिले, हमें जस्टिस मिले और हमें इक्वालिटी मिले। इसी के बिहाफ पर तो हम इतना हमने बड़ा स्ट्रगल जो है वो सहा है ना, ब्रिटिशर्स के अंडर में जो हमने अत्याचार, जो हमने एक्सप्लोटेशन सही है, हम उसे छुटकारा पाना चाहते थे। ये तो हो गई फ्रीडम, ठीक है। ब्रिटिशर्स अपने ही ब्रिटिशर्स जो भी सोल्जर्स होते थे, जो भी सिपाही होते थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, जबकि इंडियंस को नहीं पूछा जाता था। तो इसके लिए इक्वालिटी चाहिए थी, राइट। तो क्या हो गई आपकी, और जस्टिस चाहिए था, कि जस्टिस का मतलब किसी के साथ अगर एक्सप्लोटेशन हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रही है, अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जस्टिस की डिमांड किससे करे। तो यही 3 कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं किसके, डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी, फ्रीडम और कौन सी होगी, इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस, ठीक है। तो द सोशल रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी वर प्लीडिंग फॉर द सोशल जस्टिस। अब क्या कह रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, समाज सुधारक जिनको बोलते हैं। ये भी 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स करते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं। दे अपोज द चाइल्ड मैरिज। उन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज जो उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, बच्चों की छोटी सी एज में शादी कर दी जाती थी, उनको अबॉलिश करवाया। साथ साथ में डिमांड फॉर द विडो रीमैरिज, जो विडो हो जाती थी, क्योंकि देखो बचपन में शादी होती थी तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां होती थी जो कि बचपन में ही विडोज हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। अब वो पूरी उम्र तो अकेली नहीं बिता सकती है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई तो उसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो उसके लिए एक राइट, एक कानून बनाया गया या फिर एक रिफॉर्म किया गया कि वो अब अपनी मर्जी से अब दूसरी शादी कर सकती है, या सोसाइटी में ये कानून पास करवाया कि अब विडो की भी रीमैरिज हो सकती है, उनके पेरेंट्स उनकी दूसरी शादी करा सकते हैं। द कैंपिंग ऑफ द, इस तरह की कैंपिंग जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने, इस तरह की कैंपिंग को स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, खास करके जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने, ये राजा राम मोहन राय जो है वो 1920 में इन्होंने क्या किया था, सती सिस्टम को अबॉलिश करवाया था, ठीक है, सती सिस्टम। और राजा राम मोहन राय को ही, राजा राम मोहन रॉय मोहन राय को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है ना, मॉडर्न इंडिया के फादर, यानी कि आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है उनको, राइट। तो द कैंपिंग बाय द स्वामी विवेकानंद टू रिफॉर्म द हिंदू वाज एन एफर्ट टू मेक द रिलीजन मोर जस्ट। तो स्वामी विवेकानंद की लीडरशिप में ये काफी सारे रिफॉर्म्स करवाए जाते हैं। हिंदुइज्म वाज एफर्ट टू मेक द रिलीजन मोर जस्ट, और काफी सारे ऐसे जो है वो रिफॉर्म्स होते हैं, और इनमें से एक जो रिफॉर्म था वो क्या था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये भी साथ साथ में बताइए रहेगा। क्वेश्चन पूछने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप थोड़ा सा कनेक्ट रह सके, चीजों को फाइंड आउट करें, ताकि आपकी मेमोरी शार्प बनी रहे और आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें लर्न रहे, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं बार बार पूछ रही हूं कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है शुद्धि आंदोलन, ठीक है। आपको क्या बताना है, शुद्धि आंदोलन कब और किसने स्टार्ट किया था, शुद्धि आंदोलन कब और किसने स्टार्ट किया था, व्हेन एंड बाय हुम, राइट। तो यहां पर मैं लिख भी दे देती हूं, व्हेन एंड बाय हुम, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये तो ठीक है, सोशल तौर पर रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था, जिनको भी जबरदस्ती, जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन है उनमें बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो इस चैप्टर से वो कनेक्ट करती हैं, है ना। तो पहले तुम्हें उस चैप्टर को समझना है, फिर आकर इस चैप्टर को। तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो सीबीएसई में वो नहीं आ रहा है, बाकी स्टेट बोर्ड में होंगे तो वो कनेक्ट अच्छे से कर पा रहे होंगे। और अगर सीबीएसई वाले भी समझना चाहते हैं तो मैं तो बार बार यही कहूंगी कि समर 2.0 को आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी क्लासेस 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं,
सोशली तौर पर रिफॉर्म हो रही थी कि जब बहुत सारे हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था, क्योंकि पार्टीशन के दौरान कोई इधर चला गया था, कोई उधर चला गया था, तो जो लोग हिंदू थे वो अगर पाकिस्तान की तरफ चले गए थे तो उनको वहां पर जबरदस्ती मुस्लिम उसमें ना इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाया जा रहा था, उनको मुस्लिम बना दिया गया था। और हिंदुओं की जो बहन बेटियां होती थी जबरदस्ती उनसे शादी कर लेते थे, उनको जबरदस्ती उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे। तो बहुत सारे लोगों को ना इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वापस से हिंदू धर्म में लाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, एक बहुत बड़ा हवन वगैरह रखा गया था, जिसमें जितने भी लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया वापस से हिंदुओं में उसको ट्रांसफर करना, तो वो क्या था, शुद्धि आंदोलन था। मेंबर ऑफ एक्ट वर पास, तो बहुत सारे नंबर ऑफ एक्ट वर पास। तो अब हम करेंगे सोशली तौर पर, तो हमने रिफॉर्म्स पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रिफॉर्म्स होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट को पास किया जाता है। तो कौन कौन से एक्ट थे, 1909 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था और 1935 का एक्ट था। तो विच एनलार्ज द स्पेस फॉर द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इससे ये हुआ कि इससे अब इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो थी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी होने लगी, यानी कि अब लोग भी जो है वो बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो द एग्जीक्यूटिव वाज मेड द पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर 19। क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटिव वाज मेड। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करता है। देखो हमारे जो गवर्नमेंट के ना 3 वो होते हैं, पिलर्स होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका जुडिशरी, ठीक है, एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करना, तो ये क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना। एक होता है एग्जीक्यूटर और एक होता है आपका ज्यूरिडिक्शन, है ना, जजमेंट, जस्टिस होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये करता है, ये लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना। फिर लॉ मेक को करके कानून बनाने के बाद ये एग्जीक्यूटर के पास जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और उसके बाद फिर अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है, अगर कोई कानून को तोड़ता है, तो ये उनको पनिश करने के लिए बैठे ना। इस तरीके से ये तीनों जो हमारी गवर्नमेंट की पावर है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और किसमें, जस्टिस में, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाज मेड, तो खाली से प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, जो भी रूल्स को एग्जीक्यूट करता है, जो भी रूल को इंप्लीमेंट करवाता है पूरे देश में, तो वो सारे एग्जीक्यूटिव में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स भी इसी में आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजनल लेजिस्लेचर 1919 एंड द एंटायर रिस्पॉन्सिबल। तो पहले क्या होता था, पहले चीजें थोड़ी सी कम लेवल पर थी, है ना, और धीरे धीरे आकर के 1919 के एक्ट में क्या करवाया गया कि जो एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्शियली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव होगा ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, जो कानून को बनाती है, इसके लिए वो होगा। और एग्जीक्यूटिव तभी काम करेगा जब ये कानून बनाकर देगा, उसी कानून के आधार पर ये अपना काम करेगा। तो ये एक्ट पास किया गया 1909 में, उस 1919 में। एंड एंटायर रिस्पॉन्सिबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उसके बाद एंटायर रिस्पॉन्सिबल अंडर द, और ये फिर दोनों जो है लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव है 1935 में, ये दोनों ही जो चेन है, ये कड़ियां हैं, ये किसमें, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के जो है पूरे एंटायर बेस पर काम करेंगे। तो ये पहले क्या थी, पहले लेजिस्लेचर थी, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूटिव आया, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब जब 1935 का जो एक्ट आएगा, उसमें ये दोनों मिलकर के तीनों मिलकर के ये किसके लिए, पूरी एंटायर कंट्री के लिए काम करेगी। समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबल हो गई। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1937, जब ये एक्ट पास होता है, इस एक्ट में ये जो है वो कानून बना दिया जाता है कि अब सभी को जो है वोटिंग देने का राइट होगा। तो अब सीमा भी तय कर दी गई, यानी कि एज लिमिट भी सेट कर दी गई कि अब जो है, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि 18 इयर्स से अबव लोग क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो पहले 25 थी, फिर 21 हुई, फिर उसके बाद में 18 हुई। तो इसमें बताया गया कि अंडर द 1935 एक्ट कांग्रेस केम टू पावर। अब इस एक्ट के पास होने के बाद जब इलेक्शन होते हैं 1937 में, उसमें कांग्रेस को 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस पर जीत हासिल होती है। After that, the earlier provisional bodies were elected by the electorate of the very small size. अब पहले जो provisional bodies होती है ना, provisional bodies were elected by the electorate very small. अब ये जैसे कि कोई भी एरिया, कोई भी constituencies है या provinces हैं, provinces का मतलब होता है एक तरह से आप ये लगा लो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें
जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे, अर्लियर प्रोविजनल, पहले की बात है कि प्रोविजनल बॉडी वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट ऑफ वेरी स्मॉल साइज। अब यहाँ पर मान लीजिए छोटे एरिया में 10,000 लोग या 1 लाख लोग रहते हैं, उसके बिहार पर करवाया जाएगा, उसके बिहार पर वहां से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब वो 1 लाख से बढ़ा करके हो सकता है वो 5 लाख कर दी जाए। अब जहां पर 5 लाख की ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी। मतलब नंबर ऑफ पीपल जहां ज्यादा होंगे, जिस हिसाब से होंगे, 5 लाख से अगर 5 लाख तक है तो उसको एक प्रोविजनल बना दिया जाएगा, एक प्रोविजनल स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है। उससे कम होंगे तो वो उसी में शामिल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब टोटालिटी में कितने होने चाहिए, वो 5 लाख होने चाहिए, तो उसको एक प्रोविंसेस में बना दिया जाता है। तो इन्हीं प्रोविंसेस से पहले इसमें जो है वो पीपल इलेक्ट होते थे। तो बहुत ही छोटा साइज होता था, तो पहले 1 लाख थे, फिर उसके बाद 5 लाख कर दिए, फिर उसके बाद 10 लाख कर देंगे, इसी तरीके से, राइट। तो दो द साइज ऑफ द इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड ओवर द ईयर। तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन के बिहार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, और वहां से इलेक्शन होने लगे। तो 1935 इन द it remained limited the 10 to 15% of the adult population। अगर बात करें 1935 की, it remained the limited to the 10 to 15%। तो पहले मैंने क्या कहा था कि सिर्फ वही लोग वोट कर सकेंगे जो कि क्या होंगे, 25 साल से ज्यादा होंगे। लेकिन ये एक्ट तो बाद में आएगा। इससे पहले की बात जो हो रही थी वो सिर्फ प्रोविजनल जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, मतलब मैं एक तरह से वो कह रही हूँ कि जो उसके जो मेन मेंबर होंगे उन्हीं में से ही वोटिंग करवाई जाएगी। जैसे कि देखो एक और उसमें सिंपल तरीके से बताती हूं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम जनता थोड़ी ना पार्टिसिपेट करती है, नहीं ना, वो तो लोकसभा के इलेक्शंस में करेंगी। तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है कि प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है, तो जो भी मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उन्हीं में से ही हुआ जाता है, उन्हीं में से ही प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा गई, जिसके वोट ज्यादा गए, तो उनमें से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होंगे, एक पूरा का पूरा ग्रुप होगा, उन्हीं में से ही उनको ही राइट था कि वो वोट देंगे, बाकी सभी को राइट नहीं था। अब तक की बात हो रही है। फिर बाद में तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1935 में अगर पहले की बात करें तो सिर्फ 10 से 15% ही लोग क्या थे, एडल्ट पॉपुलेशन में काउंट होते थे। सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन ही वोट कर सकती है। और ये जो एडल्ट पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया का 10 to 15% ही वो पॉपुलेशन थी जो वोट कर सकती है, वो पॉपुलेशन थी जो एडल्ट थी। अब ये रेशो बहुत ज्यादा कम था। फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर हम इसकी एज लिमिट थोड़ा सा कम कर दें तो ऐसे बहुत हमारा रेशो बढ़ जाएगा, ग्राफ बढ़ जाएगा, और वोटिंग के थ्रू जब लोग वोट करेंगे तो उससे हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से उसको फिर चेंज कर दिया गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फिर उसको याद वो कर दिया गया धीरे धीरे उसकी एज लिमिट को घटा करके, और अब सभी को वोटिंग राइट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं डिफाइनिंग द राइट। अब ये राइट क्या होते हैं, राइट क्या होते हैं, ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू सभी को वोटिंग राइट दे दिए हैं, लेकिन ये राइट क्या होता है। राइट होता है, अभी तक किसी के समझ में नहीं आया कि यार राइट किस तरीके से लोगों को दिए जाए, क्या होते हैं राइट। द इंपॉर्टेंट इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिफाइनिंग द राइट। राइट क्या होते हैं, किसी को नहीं पता था किस तरीके के राइट दिए जाएं, राइट क्या होते हैं, राइट कैसे बनाए जाएं, नहीं पता था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ द आर पॉलिटिकल लीडर। नो वन हैड आइडिया, किसी को आइडिया नहीं था फॉर डिफाइनिंग द राइट फॉर द इंडिविजुअल सिटीजन, कि क्या ये इंडिविजुअल सिटीजन को दिए जाएं, इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपना एक राइट होना चाहिए, या फिर या पर्टिकुलर ग्रुप को देना चाहिए। तो नो वन वॉज अवेयर वेदर इट शुड बी द स्पेशल राइट फॉर द ऑप्रेस्ड ग्रुप। ऑप्रेस्ड ग्रुप का मतलब होता है कि जो रूल करने वाली है ना, जो भी जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो एरिया का हेड होगा, उसको दिए जाने चाहिए, या हर एक सिटीजन को दिए जाने चाहिए, और नॉट, ठीक है। सो द टास्क वाज डिफिकल्ट एज देयर द डिफरेंट ग्रुप हु एक्सप्रेस देयर। अब ये टास्क बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग उसको फॉलो करने वाले, रिलीजन को फॉलो करने वाले। डाइवर्सिटी है इंडिया, ठीक है, डाइवर्स कंट्री है। अब सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचना था, और सभी की डिमांड जो है उनके ग्रुप्स की तरफ से आ रही थी। अब सभी को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग तो सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जो कॉमन होंगे वही राइट्स बनाए जाएंगे।
तो हु एक्सप्रेस देयर विल इन द डिफरेंट वे एंड मेड द डिफरेंट डिमांड। तो अगर लोग अलग अलग होंगे तो उनकी डिमांड भी अलग अलग होगी, लेकिन उन डिमांड को सभी को सुना जाएगा। ठीक है, सबकी डिमांड सुनते हैं, फिर एक कोई कॉमन उसका रास्ता निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये आएगा आपका बिल राइट, पास किया जाएगा कि जो है वो राइट देने होंगे हमें सिटीजन्स को, और तब जाकर वो हमारे देश में फिर एक तरह से खुशहाली भी आएगी। लोग जो है वो पॉलिटी फील्ड के लिए भी अवेयर होंगे कि क्या होती है राजनीति वगैरह, कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, सरकार कैसे बनानी है, इन सब चीजों से। द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट, अब जो राइट बनाए जाएंगे, लोगों को राइट दिए जाएंगे कि यार ठीक है सबकी सुनते हैं। अब किसी साउथ इंडियन ने कहा कि हमारे ये राइट होने चाहिए, किसी राजस्थान के लोगों ने कहा कि ये राइट होने चाहिए, फार्मर्स की अपनी डिमांड थी, फार्मर्स की अपनी डिमांड थी, साउथ इंडियन की अपनी डिमांड थी, इधर राजस्थान की अपनी डिमांड थी। तो अलग अलग एरिया से लोगों की अपनी अपनी डिमांड होती है, उन डिमांड को सुना गया और फिर एक कॉमन जो है वो राइट बनाया गया कि ये सभी के लिए लागू होगा। इस तरीके से वो राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, डिमांड को ही फिर राइट बोला गया। जैसे आज भी देखते हो ना कि कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं स्ट्राइक वगैरह कर दिया, तो उनकी तरफ से डिमांड होती है ना कि हमें गवर्नमेंट जो है हमारे लिए ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से वो डिमांड जो थी वो गवर्नमेंट तक पहुंची, लेकिन वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ क्या प्रॉब्लम थी, देखना यहां से ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम बात करेंगे, देयर वाज अ पावरफुल अपील फ्रॉम द बी पोके बहादुर फ्रॉम मद्रास ऑन 27 अगस्त 1947। एक बहुत ही पावरफुल अपील की जाती है बी पोके बहादुर की तरफ से, जो कि मद्रास में 27 अगस्त 1947 को ये अपील की जाएगी। इस अपील में कहा जाएगा टू कंटिन्यू विद द सेपरेट इलेक्शन, की सेपरेट इलेक्शन कंटिन्यू करते रहने चाहिए। ठीक है, बंद मत करो, सेपरेट इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको होने दो। इनकी सेपरेट इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिमांड थी और ये इनकी सोच थी। ही आर्ग्यूड दे कुड नॉट बी रिमूव, वो ये आर्ग्यू करते थे कि सेपरेट इलेक्शन रिमूव नहीं होने चाहिए। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से लीडर थे या ऐसा कौन सा लीडर था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी, तो वो थे बी पोके बहादुर। एक पर्सन और हैं जिनका नाम है आर.वी. धुलेकर, asserted that on the name of the safeguard interest of the minority। अब इन्होंने कहा कि सेफगार्ड के नाम पर हम माइनॉरिटीज के लिए ब्रिटिशर्स प्लेड देयर गेम। तो सेपरेट इलेक्शन ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्रिटिशर्स चले तो गए, लेकिन जाते जाते भी अपनी कुछ ना कुछ हरकतें, अपनी कुछ ना कुछ शरारतें, अपने कुछ ना कुछ वो बॉम्ब जो है जाते जाते यहाँ पर भी फेंक कर चले गए हैं। तो ये सेपरेट इलेक्शन है ना, एक तरीके से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी वो भी आज भी जो है उसी तरह का कंसेप्ट इंडिया के अंदर छोड़कर चले गए हैं, तो इसको मत मानो। तो आर.वी. धुलेकर ने ये कहा कि नेम ऑफ द सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी के बिहाफ पर, उनके नाम पर जो एक तरीके से सेपरेट इलेक्शन की डिमांड की जा रही है ना, तो ये डिमांड हमारी नहीं है, इंडिया वालों की नहीं है, कहीं ना कहीं वो उनसे इन्फ्लुएंस है और इसीलिए ये सेपरेट इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो ये उन्हीं का ही गेम है। अकॉर्डिंग टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां से ये स्टेटमेंट आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अगर सेपरेट इलेक्शन हुए तो ये सेपरेट इलेक्शन जो है वो एक ऐसा स्वीट पॉइजन, एक ऐसा मीठा जहर है जो हमारी इंडिया की पॉलिटिकल बॉडी में एंटर करके पूरी हमारी पॉलिटिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी, पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ पॉइजन, ये एक ऐसा जहर है दैट एंटर्ड इन द पॉलिटिक बॉडी ऑफ द कंट्री, जो कि पॉलिटिकल बॉडी में घुस करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गोविंद भल्लाल पंथ, तो गोविंद भल्लाल पंथ के अकॉर्डिंग द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन बट ऑल्सो द माइनॉरिटी। गोविंद भल्लाल पंथ जी का कहना है कि द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट ओनली हार्मफुल, ये ना सिर्फ नुकसान देने वाली है बल्कि क्या करेगी, ये नेशन के लिए भी नुकसानदेह है बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज के लिए भी नुकसानदेह है। अगर माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्शन करवा दिए तो वो मेजॉरिटी से बिल्कुल अलग हो जाएगी, और अलग हो जाएगी तो अब सरकार इनके ऊपर बहुत ही कम ध्यान देगी। तो अगर वो मेजॉरिटी में रहेगी तो इनकी बातों को भी मेजॉरिटी के साथ सुना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी नुकसान होगा। चलो देश का तो नुकसान होगा ही, साथ में माइनॉरिटीज का भी होगा।
तो द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज आल्सो नॉट सपोर्टेड बाय द मुस्लिम। अब ये जो है हर कोई मुस्लिम नहीं चाहता था, ठीक है, मुस्लिम ने चाहा कि हमारा सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, हम कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, हमारे अलग अपने डिमांड होनी चाहिए, अपने हमारी अलग पावर होनी चाहिए, अलग राइट्स होने चाहिए। तो जो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड थी सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ही लेकर गई थी, प्रपोजल लेकर गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो वो तो चाहते ही ये थे कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, वो तो चाहते ही थे, बिना सोचे समझे उनको अथॉरिटी दे दी, ओके रिपोर्ट कर दी उनकी, ठीक है। और उसके बाद में फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जाते हैं सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को लेकर, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, तो बाद में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात किसकी आ रही है, द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द ऑल मुस्लिम। तो सभी मुस्लिम्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया किसका, बेगम इजाज रसूल का। तो बेगम इजाज रसूल फेल्ट दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो सेपरेट इलेक्शन है ये अपने आप को बर्बाद करना है, राइट। दे आइसोलेट द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी से माइनॉरिटी को अलग करने का काम करेगी। अगर वो अलग हो जाएंगे तो फिर वो लॉस में रहेंगे। तो ये कहना था किसका, बेगम इजाज रसूल का। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिफाइनिंग माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी कौन होंगे जो बार बार हम माइनॉरिटीज कर रहे हैं, कौन होंगे माइनॉरिटीज में, किसको हम माइनॉरिटीज की कैटेगरी में रखें, ठीक है। माइनॉरिटीज क्या होती पता है ना, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू है, माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम्स है, माइनॉरिटी में कौन है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, या सिख है, या क्रिश्चियन है। ये संख्या में कम है, तो संख्या में कम है वो माइनॉरिटीज में होंगे, संख्या में ज्यादा वाले मेजॉरिटी में होंगे। तो अब बात आती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफाइनिंग द माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, माइनॉरिटीज कौन होते हैं, माइनॉरिटीज में कौन लोग शामिल होंगे। एनजी रंगा का कहना है कि एनजी रंगा कौन थे, एक सोशलिस्ट थे, ठीक है, एक समाजकर्ता थे, समाजकर्ता। वांटेड टू इंटरप्रेट द टर्म माइनॉरिटीज इन द इकोनॉमिक टर्म। तो हमें ना माइनॉरिटीज उन लोगों को बोलना चाहिए जो इकोनॉमिकली टर्म में हमें उसको लेना चाहिए कि जो गरीब हैं, हमें उनको माइनॉरिटीज में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल माइनॉरिटी वर पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। तो जो वाकई में गरीब हैं, जैसे अभी हम कहते हैं ना बीपीएल जो है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं वो बहुत गरीब में काउंट किए जाते हैं, ऊपर है फिर वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती है क्योंकि उनका काम ठीक ठाक से है ना। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जो बहुत गरीब हैं, हमें उनको माइनॉरिटीज में रखना चाहिए, राइट। तो ये किसका कहना था, एनजी रंगा का। अब बात करते हैं व्यूज ऑफ द जयपाल सिंह ऑन ट्राइबल। अब ये इसको लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, अब जयपाल सिंह भी आगे आएंगे और ये ट्राइबल पीपल को लीड करेंगे, उनकी तरफ से बोलेंगे ये। वन ऑफ द ग्रुप द मेंशन इन द एनजी रंगा ने एक ग्रुप को और मेंशन किया। जैसे उन्होंने कहा था ना कि पुअर लोगों को, गरीब लोगों को माइनॉरिटीज में रखना चाहिए, एक सेक्शन और उन्होंने अपने मेंशन किया और वो थे ट्राइबल, ठीक है, वो थे ट्राइबल। ट्राइबल कौन होते हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, है ना, और जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको ट्राइबल्स में बोला जाएगा। सो दे वर रिप्रेजेंटेड टू द असेंबली बाय द जयपाल सिंह। तो ट्राइबल्स की तरफ से कौन आते हैं, जयपाल सिंह आते हैं। ये कौन है, ये जयपाल सिंह है, ठीक है। तो ही टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एंड इंश्योर दैट द कंडीशन दैट वुड बी ब्रिंग ट्राइब्स अप टू लेवल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो इन्होंने कहा कि ट्राइबल पीपल जो हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं और अगर हमने उन माइनॉरिटीज़ को, अगर हम उस माइनॉरिटीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो वो और ज़्यादा पिछड़े चलते चले जाएंगे। तो एक वर्ग ऐसा होगा जो बहुत ही पिछड़ता चला जाएगा, उसको आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही वो सरकार के साथ अपनी बात रख सकेंगे, ना ही उनके एरियाज़ में कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपील करते हैं ट्राइबल की तरफ से कि माइनॉरिटीज़ में ट्राइबल्स को रखा जाए ताकि उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनके एरियाज में भी डेवलपमेंट की जाए। वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रखेगा और इस तरीके से गवर्नमेंट उनकी बात को सुन करके वहां डेवलपमेंट करेगी। तो ही आर्ग्यूड दैट द ट्राइब नीड द प्रोटेक्शन। इन्होंने आर्ग्यू किया, किसने, जयपाल सिंह ने। यहां से क्वेश्चन आता है, हु आर्ग्यूड दैट ट्राइब नीड प्रोटेक्शन। तो किसने किया, जयपाल सिंह ने। किस बिहाफ पर किया, तो प्रोटेक्शन के हिसाब से, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या होती है कि सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए। तो ट्राइब्स को सुरक्षा कब मिलेगी, सोसाइटी डिड नॉट थ्रेट। एक तो उनकी तरफ से ये अपील की गई कि उनको प्रोटेक्शन देनी है, जैसे किसी को डर होता है ना, डर
जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, और वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है और वो कोई अगर बुरा काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट अगर आवाज उठा रहा है, तो वो जो क्रिमिनल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो उसको टारगेट बनाएंगे, तो उसको डर रहता है कहीं मुझे मार ना दे, तो उसके लिए वो पुलिस प्रोटेक्शन चाहता है ना, तो गवर्नमेंट उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है। सेम इसी तरीके से ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के लिए ये अपील करते हैं कि प्रोटेक्शन किस तरह की होनी चाहिए ट्राइबल्स की, कि एक तो उन्हें सोसाइटी की तरफ से किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई धमकी वगैरह नहीं देनी चाहिए, किसी के तरह का डर नहीं होना चाहिए, and them equally due to their the primitiveness and the backwardness, ठीक है, और उनको भी मेजॉरिटी की तरह से ही ट्रीट किया जाए, जो उनको राइट दिए जाए वो भी उनको ही राइट दिए जाए, सेम राइट दिए जाए। तो इस तरीके से अगर हम उनके अंदर से ये जो डर निकाल दें तो तभी जाकर के हम सही मायने में फ्री कहलाएंगे। तो जयपाल सिंह डिमांडेड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट। अब जयपाल सिंह ने ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करी, ठीक है, इन द लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द सेपरेट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं चाहिए हमें, जयपाल सिंह ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्शन नहीं कराने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए भी सेपरेट इलेक्शन करो, लेकिन उनके लिए आप रिजर्वेशन कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनकी भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनकी भी सीट फिक्स होनी चाहिए कि इतनी सीट जो है वो ट्राइब्स के लिए है, राइट, तो वो भी सिक्योर रहेंगे, उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी एक तरीके से, और इस तरीके से सेपरेट इलेक्शन भी। तो ये एक अच्छी अपील थी जयपाल सिंह की तरफ से। नेक्स्ट, इशू ऑफ द राइट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। अब बात करते हैं किसकी, डिप्रेस्ड क्लास की। तो जैसे ही डिप्रेस्ड कास्ट आता है वैसे ही हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद आ जाती है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट एंड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तभी इन्होंने जो है डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन की डिमांड रखती थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मुस्लिम लीग ने जैसे ही पाकिस्तान की डिमांड को रखा था कि हमें सेपरेट इलेक्शन कराना है, सेपरेट इलेक्शन वो करा रहे थे, तो कांग्रेस के अलग हो रहे थे और इधर से इनके अलग हो रहे थे। जब पार्टीशन हुआ था ना इंडिया का, तो उससे पहले की सिचुएशन में यही हो रहा था सब, मुस्लिम लीग अपने अलग इलेक्शन करवा रही थी, मुस्लिम्स अपने अलग इलेक्शन कर रहे थे, हिंदू अपने अलग कर रहे थे। तो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को तो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को ले जाते हैं कहाँ पर, ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स ने उनको फिर बिना कुछ बहुत ज़्यादा सोचे समझे और उनको ये सेपरेट इलेक्शन का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो तभी इन्होंने सेपरेट इलेक्शन की डिमांड करी थी डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, बट गांधी जी अपोज्ड इट फेल्ट बाय द डूइंग। लेकिन गांधी जी इस चीज को अपोज कर रहे थे कि वो जो है वो बिल्कुल सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, मेजॉरिटी से वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमारी सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी का ये अगर हमारी सोसाइटी है और इसमें अगर वो डिप्रेस्ड क्लास इतने से लोग हैं तो वो इतने सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सेपरेट से तो वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे ना। जैसे मान लो एक घर में फादर के 4 बेटे हैं, है ना, 4 बेटों में से फादर की प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। अब 3 बेटे तो उसी घर में अपना हिस्सा लेकर के वहीं रह रहे हैं, और एक बेटे को बिल्कुल अलग कर दिया गया, वो जो है वो अलग घर बना के रह रहा है। तो घर में छोटे मोटे जो भी फंक्शंस होते हैं तो वो उनको थोड़ा सा साइड रखते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कहने का मतलब, जैसे कि मेजॉरिटी से उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए गांधी जी अपोज कर रहे थे कि उनको इसी में ही रहने दिया जाए, फिर बाद में आएगा जब ये भी सेपरेट इलेक्शन को खारिज करके उसको ना सोच करके फिर ये भी रिजर्वेशन की डिमांड को रखेंगे। और इस तरीके से गांधी जी ने फिर रिजर्वेशन की डिमांड को मान लिया था, और उसी डिमांड को जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाएगा, रिजर्वेशन की डिमांड को किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो गांधी जी और इनमें ना एक पैक्ट साइन होता है जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट, जो कि कब हुआ था, 1931 में। किस किस के बीच में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और गांधी जी, ठीक है, और किसके बीच में, गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो इस पूना पैक्ट में वही था कि ये सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे, गांधी जी इसको अपोज कर रहे थे। फिर गांधी जी ना भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, बहुत दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर ये दोनों
मीटिंग रखते हैं, ये गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, अपना प्रपोजल रखते हैं, तो गांधी जी इनको समझाते हैं कि कोई ऐसा रास्ता भी तो निकल सकता है ना कि उनका भी जो है वो उनकी बात भी मान ली जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी, और इधर से गांधी जी की बात मान ली जाए। तो बीच का रास्ता क्या निकलता है? रिजर्वेशन का। ठीक है, तो रिजर्वेशन की डिमांड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और क्या होता है कि एनजी रंगा फ्रॉम मद्रास पॉइंटेड आउट द डिप्रेस्ड कास्ट हैव बीन सफरिंग ड्यू टू देयर द न्यूमेरिकल insignificance they constituent only the 20 to 25% of the total population। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, एनजी रंगा कहाँ से थे? मद्रास थे। तो ये एनजी रंगा है मद्रास से, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि डिप्रेस्ड क्लास जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 20 से 25% हमारी कंट्री में रहती हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन करवाया जाएगा। बट ड्यू टू द सिस्टमैटिक द मार्जिनलाइजेशन विच इज कंटिन्यू फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो कि हजारों सालों से जो उनको पिछड़ा हुआ बताया जाता है या उनको साइड में रखा जाता है, अब वो बात नहीं होगी, अब उनको भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए, इसीलिए सेपरेट इलेक्शन को रखा जाता है। राइट, अब चलते हैं आगे। रिकमेंडेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अंबेडकर गेव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट आफ्टर द वायलेंस ऑफ द पार्टीशन। तो ये क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं किसको? सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को। जब इंडिया का पार्टीशन चल रहा था, पार्टीशन के दौरान बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, बहुत ज़्यादा वायलेंसी हुई थी, हिंदू मुस्लिम के बहुत ज़्यादा झगड़े बहुत बढ़ गए थे। तो इस सिचुएशन में उन्होंने ये सेपरेट इलेक्शन को गिव अप कर दिया था। तो ये सोच उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेड दैट, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया? ये डिक्लेयर कर दिया अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश। तो जो कोई भी ये जो जाति पाति का भेदभाव करेगा कि ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, तो इस तरह के एक कानून बनाया जाएगा, उससे अगर जो भी इस तरह की बातें करता है तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा। तो अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश, तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहिए, कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू टेम्पल्स टू बी ओपन फॉर ऑल द कास्ट, सभी कास्ट के लिए हिंदू टेम्पल जो है वो खुले होंगे, चाहे वो छोटी कास्ट का है, अब वो शेड्यूल कास्ट का है, अब मान लो बहुत ही नीची कास्ट का है, शूद्रास है वो, ठीक है। पहले तो शूद्रों को, जब हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, शूद्रों को तो टेंपल में एंट्री भी नहीं होती थी, तो उनको एक बहुत ही नीची कैटेगरी में रखा गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी मेंशन किया गया कि किसी तरह की कोई भी जो है वो बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए हिंदू टेंपल के दरवाजे खुले होने चाहिए। सीट्स एंड जॉब्स शुड बी, सीट्स और जॉब जो है वो रिजर्वेशन के बेस पर उनको दी जाएगी। जैसे आज आप देखते हो ना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी एससी कैटेगरी, तो इनमें कुछ सीट फिक्स की गई हैं एसटी एससी वालों के लिए या ओबीसी वालों के लिए, जनरल के लिए तो नॉर्मली होती है। तो वो सीट्स और जो रिजर्वेशन है उनके बिहाफ पर उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको भी सीट्स मिलनी चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में भी ये प्रावधान है, ये प्रोसीजर है कि 75% अगर जनरल कैटेगरी के हो, 25% उनको जो है वो शेड्यूल कास्ट को, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों को सीट देनी ही देनी है। कोई भी प्राइवेट स्कूल वाले इसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं उसको फॉलो। बट कोई अगर एक्शन ले तो ये चीजें कामयाब हो सकती हैं, राइट। चलिए, तो ये आप 6 मेंबर देख रहे हो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं द पावर ऑफ द स्टेट। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो अब देखा ना कि कितनी तरह के हमारे जो है वो पॉइंट रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करने के लिए कि ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ओबीसी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, सेपरेट इलेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस कर ली, अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेट और किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, राइट। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रिस्पेक्टिव राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए और कितनी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू आर्ग्यूड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जवाहरलाल नेहरू ने आर्ग्यू किया, मतलब उनकी तरफ से ये बात रखी गई कि ज्यादा जो पावर है वो किसको दी जाए, सेंटर को दी जाए, क्योंकि वो पूरे एंटायर कंट्री के बारे में सोचेगी ना, और वो पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो तो अपने ही स्टेट के बारे में सोचेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पूरी कंट्री के बारे में सोचेगी, इसलिए सेंटर को ज्यादा पावर देनी चाहिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द 3 लिस्ट,
लिस्ट, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया जाएगा, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि उनके काम कौन कौन से होंगे वो भी बताए जाएंगे इसमें। जैसे फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को सेंटर लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को सेंटर गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट हो गई और सेंटर गवर्नमेंट हो गई। तो एक होती है यूनियन लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट फॉलिंग अंडर दिस वर कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जो भी काम होंगे, ठीक है, इसमें जो भी काम होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी जो है ना, आपकी नेवी भी है, आपकी एयरफोर्स भी है, ठीक है, और जो 3 तरह की आर्मी होती है तो वो सारी की सारी एयरफोर्स है, आपकी नेवी है और आपकी आर्मी है ना, तो ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी। द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल द मिनरल्स, यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्री में जितने भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, वो सारी किसकी होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, उनको वो यूज कर सकते हैं। मोर ओवर अंडर द आर्टिकल 356 द सेंटर हैड पावर टू टेक द ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस आर्टिकल के अंडर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंडर में जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड पावर टू टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नर है, इसकी रिकमेंडेशन पर वो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को भी यूज कर सकती है, राइट। अगर गवर्नर चाहे और गवर्नर की ओपिनियन हो तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर कर सकती हैं। इसके अलावा स्टेट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट बनाई जाती है। तो सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट वर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंडर में जो भी काम आएंगे वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। जैसे कि स्टेट पुलिस होती है तो हर एक जो है स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, हरियाणा पुलिस होगी, आपकी राजस्थान पुलिस होगी, आपकी पंजाब पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होती है ना। तो ये किसका काम, इसको क्या बोला गया है, ये पर्टिकुलर जो आप स्टेट की पुलिस बात कर रहे हो, तो ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट होती है, इनकी भर्ती करना होता है, ये जो भी होता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जितना भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह, लिकर शॉप वगैरह होती है, तो ये सारे के सारे किस में आती हैं, इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों को मिला करके एक और तीसरी लिस्ट बनाई जाती है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट कवर्ड अंडर द लिस्ट ऑफ द कंट्रोल बाय द बोथ। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कामों को मिक्स करके कौन किस में जो है, ये तो सब्जेक्ट दोनों में डिवाइड कर दिए गए, लेकिन इन दोनों का जो मिक्स जो काम होगा वो क्या होगा, सेंटर एंड द स्टेट, बट हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, सेंटर को ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन भी तो जब से कोविड आया था, तब स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट था कि वो अपने स्टेट में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, नहीं करवा सकती है, तो किसी ने करवाए, किसी ने नहीं करवाए। तो ये एजुकेशन वाला जो डिपार्टमेंट था वो स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन वो किसके बिहाफ पर काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर काम करेगी। तो उसमें जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों का मिक्स होता है। बैंक भी होते हैं, नेशनल बैंक्स होते हैं, है ना, इस तरीके से, राइट। प्रोविजन ऑफ द फिस्कल फेडरेशन, तो एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, एक तरफ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो ये फिस्कल फेडरेशन कहा जाता है कि दोनों के ही एक दूसरे के साथ काम करने से ही कंट्री डेवलप करती है। तो ये क्या कहलाता है, फिस्कल फेडरेशन, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैड मैंडेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। तो इन द केस ऑफ द टैक्स सच एज कस्टम ड्यूटीज, अब कुछ काम ऐसे हैं जैसे कस्टम ड्यूटीज है। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है पता है, जैसे कि कोई दुबई जाता है, ठीक है, दुबई में गोल्ड जो है वो बहुत सस्ता मिलता है ना, तो कोई वहाँ से वो लेकर आता है, कोई भी गोल्ड बिस्किट हो गया वहाँ से लेकर आता है, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुँचेगा तो जो हमारे वो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं जिनको जो चेकिंग वगैरह करते हैं, तो वो उनको कुछ टैक्स देता है ना। तो ये क्या होगी, कस्टम ड्यूटीज होगी। या फिर दूसरी तरीके से समझो कि कोई भी किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कोई भी सामान लेकर आया जा रहा है तो वो टैक्स लेते हैं, जैसे आप टोल टैक्स लगा लेते हो उस तरीके का, ठीक है। तो ये जो कस्टम ड्यूटीज एंड द कंपनीज टैक्सेस, तो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हरियाणा में लगी, दिल्ली में लगी है, या फिर आपके यूपी में लगी है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनसे भी तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना। एंड ऑल द प्रोसीड वर रिटेन्ड बाय द सेंटर्स, ठीक है, ऑल द प्रोसीड्स वर रिटेन्ड बाय द सेंटर। तो इनके ऊपर पूरी तरीके से सेंट्रल का ही क्या होता है, सेंटर की पावर होती है इनके ऊपर।
सेंटर का राइट होता है इन द केस ऑफ सम टैक्सेस सच एज। तो अभी ये कस्टम ड्यूटीज हैं या फिर आपका कंपनी टैक्स है या फिर आपका कोई भी इसके अलावा कोई बहुत बड़ा काम है, तो वो सारे सेंट्रल के अंडर में होते हैं। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या फिर दोनों के होते हैं। तो इन केस ऑफ द सम अदर टैक्सेस सच एज द इनकम टैक्स एंड द एक्सरसाइज ड्यूटीज द प्रोसीड वर शेयर्ड बाय द बोथ। तो कुछ एक्सरसाइज जो मैंने बताया ना कि जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गया, तो अगर हमें दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली आना है या कहीं और जाना है, ठीक है, तो जहां पर वो जो टोल टैक्स लगे होते हैं, जहां पर पे करना होता है, तो वो जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और इनको दोनों को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंटर एंड द स्टेट बट इनकम, और इनकम टैक्स भी होता है। जैसे इनकम टैक्स किसी हर मतलब जो भी जॉब करते हैं ना, तो जिनकी सैलरी जो होती है वो 5 या 7 लाख से ऊपर होती है, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है उनकी सैलरी पर। तो वो जो इनकम टैक्स होता है वो भी दोनों में ही शेयर होता है। So center and the state, but income from the some other taxes such as the state duties was wholly assigned the state। अब ये जो state duties होती है, मतलब जमीनें कितनी किसको किसकी दी, किसने कितनी ली, तो वो जो लेखा जोखा होता है, तो वो सारा का सारा किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। Some taxes such as the land and the property taxes, अब कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जैसे लैंड हो गए, लैंड और प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, सेल टैक्स हो गए, और टैक्स ऑन द बॉटल्ड लिकर। अब ये जो लिकर जो बॉटल्ड होती हैं, इन पर भी तो टैक्स होता है ना, तो ये सारा का सारा किसका होता है, लीव्ड एंड द कलेक्टेड बाय द स्टेट ऑन देयर ओन। तो ये सारा लिकर शॉप में जितना पैसा आता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, ये बात तो जानते होगे, जरूर जानते होगे, है ना। चलिए, समझ में आ गया आई होप सारा आपको, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या कहा, अगर आपको जो आपके रिमूव्ड चैप्टर हैं अगर आपको उनको भी पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम में, तो अपना आज ही ज्वाइन कर लो। क्या हमारा ये जो बैच है आपका समर्स 2.2, तो इसमें इसकी क्लासेस जो हैं वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका प्राइस आपको दिया गया है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489। और इसके अलावा ये महापैक है, तो ऐसे बहुत सारे बैच आएंगे और आते भी रहे हैं। महापैक वालों को सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप महापैक में एनरोल कर लेते हो तो ऐसे सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो बेटर है महापैक में आप एनरोल कर लीजिए। इसमें आप सीयूटी के एग्जाम तक आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, बार बार रिवीजन होती रहेगी, बार बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे, एक बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे। क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा स्कोर होगा, और जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, जामिया मिलिया है, AMU है, बहुत सारी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उसमें एडमिशन कब मिलेगा, जब आप सीयूटी का स्कोर अच्छा करोगे। सीयूटी का अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन लेकर जानी होगी, जो हमारे इस महापैक में आपको मिल सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में जो आपको होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, शेयर करना है ज़्यादा और इसको लाइक करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमें इसको कैसे एनरोल करना है महापैक को। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सिर्फ गूगल पर, ठीक है। गूगल पर टाइप करना है आपको, क्या गूगल पर टाइप करना है आपको अड्डा 24/7, राइट। तो जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करोगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आ जाएगा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पर जैसे ही क्लिक करोगे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, और फिर आ जाएगा आपका हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम पर भी आप अपने जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को। तो आप जैसे कोई भी साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चूज कीजिएगा। ये रहा हमारा समर 2.0 और ये रहा महापैक। अब अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको एक ही बैच मिल रहा है और इसमें आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी बैच ज्वाइन करो, या फिर आप ये चाहते हो कि मैडम मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, मंजिल सीरीज से पढ़ लूंगा, या फिर जो है अपने आप पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो कहीं ना कहीं वो अधूरी आपकी जो है वो प्रैक्टिस रह जाएगी, प्रिपरेशन रह जाएगी। तो हमारी आप ये क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का आपका पूरा का पूरा सेक्शन है, तो टेस्ट सीरीज भी आप
लेकर के अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं बूस्ट। उसके बाद ये ई बुक्स हैं, तो ई बुक्स में आपका कंसेप्ट भी होगा, आपके क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप ई बुक्स भी ले सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, ये आर्ट्स की ई बुक्स हैं, तो कुछ भी अगर आपको परचेज करना है तो बस क्या करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करना है, इसी से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है समर 2.0 पर। अब क्या करना है, इसको समर 2.0 की मैं आपको बात बता दूं, खासियत बता दूं, फीचर्स बता दूं। तो इसमें जो है 550 आवर्स की क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है, और हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ साथ में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी कि आप जब अच्छे स्कोर करोगे तो आप भी अपने जूनियर को एक तरीके से गाइड कर सकते हो, तो आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और आपको सीयूटी में आगे और क्या क्या करना है वो सारी मेंटरशिप आपको दी जाएगी, राइट। उसके बाद अगर आप स्टडी प्लान देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपका यहाँ पर दिख जाएगा। ये रहा स्टडी प्लान, कब कौन सी क्लास होने वाली, इसमें आपको इन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश स्टडी है और जीके जीएस है। तो ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद इसमें कूपन कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y489। क्या लगाना है, Y489। बस इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है और जैसे ही आपने अप्लाई किया तो वैसे ही आपका ये कोर्स कितने का हो गया, 6639 का। तो अगर महापैक लेना है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। और अगर आपको समझ 2.0 लेना है तो ये आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, राइट। तो अब क्या करोगे, सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई है और अब क्या करना है, आपको सारी चीजें बताने के बाद में अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, ओवर करते हैं क्लास को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।